हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में पासपोर्ट एंड लॉस्ट पारस। और आज की वीडियो होने वाली है वियतनाम वीज़ा के बारे में कि आप वियतनाम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने रुपए लगते हैं, ताकि आपको किसी भी एजेंट के पास ना जाना पड़े। और आजकल काफ़ी लोग वियतनाम जा रहे हैं। मैंने भी देखा है, मैं खुद भी 2 बार वियतनाम गया हूँ। एक बार लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है, एक बार मैंने फ़्लाइट से गया हूँ। तो इंडियन टूरिस्ट काफ़ी जा रहा है वियतनाम में। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी जाओ, घूमो, जितना हो पाए हर नई कंट्री देखो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वियतनाम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। ये सब बंद कर देते हैं। ओके, फ़ोटो थोड़ी छोटी, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमने कोई भी हम जब वीज़ा के लिए हमें अगर ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो हम सबसे पहले एम्बेसी सर्च करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं वियतनाम की बात करूँ तो वियतनाम एम्बेसी, ये दिल्ली। इसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी जो फेक वेबसाइट्स होती हैं या जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं आपको रीडायरेक्ट कर देती हैं दूसरी जगह पे, वो नहीं होगा। और फेक वेबसाइट्स कभी मालूम भी नहीं पड़ती है। एक वीज़ा था जो मेरे हमने शायद श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई किया था। तो मेरे एक फ्रेंड ने वो करना तो ऑफिशियल वेबसाइट थी, वहाँ से चाहता था, बट किसी तरीके से वो दूसरी वेबसाइट पे पहुँच गया, वहाँ से उसने पे किया। तो जो चीज़ पे मैंने पे किया था सेम प्राइस, उसी पे उसने ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे किया। तो आप मेक श्योर जो चीज़ें पॉसिबल हैं ऑनलाइन खुद से, वो आप खुद से करें। और डायरेक्ट वेबसाइट से करें, कोई सेकंड पार्टी से ना करें। तो अब हम चलते हैं, ये आपकी वेबसाइट खुल गई। हम वीज़ा पे जाएंगे सबसे पहले। ये रहा ई वीज़ा। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप ये अगर नोट देखेंगे 15/8/23, वियतनाम issues electronic e-visa to citizen of all countries and territories around the world including Nepal and Bhutan and increase the validity duration to 90 days valid for single and multiple entries। तो पहले क्या था दोस्तों, 1 मंथ का अलग था वीज़ा और 90 डेज़ का अलग था। बट अभी आप जैसे देख रहे हो ये ड्यूरेशन बढ़ गई है। बस फ़र्क इतना है कि आपको सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता। तो सिंगल एंट्री आप कोई भी कंट्री में एक बार एंट्री कर सकते हो और एक बार एग्ज़िट कर सकते हो। बट मल्टीपल एंट्री के अंदर आप मल्टीपल टाइम्स उस कंट्री में जा सकते हो विद इन जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वियतनाम की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाओस है, कोई लाओस जाना चाहता है। अब वियतनाम कभी कभी क्या होता है, जैसे लाओस कंट्री है, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मल्टीपल एंट्री कैसे यूज़ होता है। तो जैसे हमारा लाओस है, वियतनाम के बाजू में लाओस है, लाओस से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स मोस्टली नहीं होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, लैंड बॉर्डर क्रॉस करके वापस आते हैं, या फिर वहाँ से फ़्लाइट्स अगर होंगी भी तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव होगी, इतनी फ़्लाइट्स नहीं है, वरना लोग आजू बाजू की कंट्रीज़ आते हैं। तो मान लो आप वियतनाम में हो, वहाँ से आपने वियतनाम में आप इंडिया से वियतनाम आपने सोचा कि मैं वियतनाम और लाओस करूँगा। तो आप इंडिया से वियतनाम की आपने रिटर्न फ़्लाइट ली। लेकिन अब आपने रिटर्न फ़्लाइट तो ले ली, बट आपको वियतनाम से जाना है लाओस भी। तो लाओस से वापस भी आना पड़ेगा क्योंकि आपने रिटर्न फ़्लाइट वियतनाम से ली है। अब आप जब वापस आओगे तो उसके लिए आपको दोबारा वीज़ा चाहिए होगा। तो उस केस में या तो आपको वीज़ा को दोबारा अप्लाई करना है, या फिर आपके पास होना चाहिए डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। क्योंकि डबल एंट्री यहाँ पे नहीं है इस केस में, तो हम मल्टीपल एंट्री के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को बेसिकली मालूम होना चाहिए कि आपका कितना पर्पस है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑफ़ कोर्स कभी कभी आपका टाइम पीरियड हमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है, मानो कोई 6 महीने बाद आ रहा है, तो वो चीज़ वहाँ काम नहीं करेगी। बट अगर आपको जल्दी वापस आना है तो आप मल्टीपल एंट्री ले सकते हो, वरना आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसमें और कुछ इतना मुश्किल नहीं है।
आपको किसी भी कंट्री में एक बार जाना है सिंगल एंट्री, 2 बार जाना है, 3 बार जाना है, 4 बार जाना है मल्टीपल एंट्री। तो मोस्टली लोग सिंगल एंट्री पे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आप लोग अगर ये पढ़ना चाहो तो पूरी मतलब एक बार जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चीज़ों की मिलेगी। इसमें सारी चीज़ें बेसिक दे रखा है, बट मैं आप लोगों को सीधा बताता हूँ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, बट आप लोग ज़रूर पढ़ें। ओके, तो ये 2 इन्होंने लिंक्स दिए हैं यहाँ पे। अभी क्या था, ये पहले वाला लिंक मतलब ये 15 तारीख से पहले वाला लिंक जो मैंने एक्चुअली दोनों लिंक मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब फर्स्ट पेज का फ़र्क है, बाद में वो रीडायरेक्ट करके उधर ही ले जाता है। बट क्योंकि जब इन्होंने लेटेस्ट लिखा है तो हम लेटेस्ट ही फॉलो करेंगे। ओके, हम इस लिंक पे जाते हैं। अभी ये इनकी अपनी लैंग्वेज में आ गया है तो इसको सबसे पहले इंग्लिश करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए कुछ चीज़ें कभी समझ में आ जाती हैं आइडिया से, जैसे मालूम पड़ गया ये लैंग्वेज है शायद। ओके, तो उसके बाद हम जाएंगे सबमिट एप्लीकेशन में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये भी आप ज़रूर पढ़ें कि इसमें मोस्टली यही दे रखा है कि आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे वो सब सही हो, आपके डॉक्यूमेंट से मैच करे, गलत ना हो। आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी तो। और वही सारे इसमें डिटेल्स हैं। और आप कंट्री में रहने के बाद भी, मैं सीधा इस पॉइंट पे आता हूँ, ई वीज़ा इज़ इशूड फॉर फॉरनर्स हु आर करेंटली अब्रॉड, जो बाहर हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। विशिंग टू एंटर इनटू वियतनाम हु आर करेंटली टेम्प्रेरी रेजिडेंट, तो आप अगर विशिंग टू एंटर वियतनाम नॉट फॉर फॉरनर्स हु आर करेंटली टेम्प्रेरी रेजिडेंट इन वियतनाम, तो बेसिकली ये अगर आप दोबारा आना चाहते हो तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ई वीज़ा इज़ इशूड फॉर फॉरनर्स हु आर करेंटली अब्रॉड, जो बाहर हैं। विशिंग टू एंटर इनटू वियतनाम, जो दोबारा वियतनाम आना चाहते हैं। नॉट फॉर फॉरनर्स हु आर करेंटली टेम्प्रेरी रेजिडेंट इन वियतनाम, तो जो जिनके पास ऑलरेडी परमिट है उनको दिक्कत नहीं है, बट जो ऑलरेडी बाहर हैं उनको ई वीज़ा इशू होगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द बॉर्डर गेट्स, बट मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा क्योंकि ये पॉइंट आगे आएगा। आगे चलते हैं। हैव अंडरस्टूड। ओके, वियतनाम का वीज़ा बहुत सिंपल है, बस मेक श्योर एक पॉइंट वो पीछे था उसमें कि इसमें आपका शायद 7 से या 30 दिन आपका मिनिमम आप रख के चलो इतना वीज़ा। मैं बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि वियतनाम, कुछ वीज़ाज़ होते हैं कि आपने अभी अप्लाई किया, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने आज अप्लाई किया, कल आ गया था। मैक्सिमम आई थिंक 24 घंटे से पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया था। बहुत सारे वीज़ाज़ होते हैं जो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट वियतनाम के केस में ऐसा नहीं है। मैंने 2 बार खुद के वीज़ा अप्लाई करे हैं तो मुझे मालूम है कि इसमें टाइम लगता है। एक बार 7-8 दिन लगे थे, एक बार शायद 10 दिन लगे थे। तो आप लोग भी मतलब 10 दिन तो अपना मिनिमम रख के ही चलो, उससे कम बिल्कुल नहीं। वैसे टाइमलाइन आपका अगर आपको श्योरिटी है कि आप मतलब 1 महीने बाद जा रहे हो, क्योंकि आपने फ़्लाइट्स बुक कर रखी हैं, सस्ती आपको मिली अगर, और आपने फ़्लाइट्स बुक कर रखी हैं, तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल हो पाए अपना वीज़ा अप्लाई करो। फिर भी इन केस आपको लास्ट में भी अप्लाई करना पड़े तो मैं आप 3-4 दिन 5 दिन हो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कम से कम मेरे हिसाब से आपको 10 दिन होना चाहिए, बट ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि आपको 1 महीने का गैप है, मतलब 7 से 1 महीने का, 7 days to 30 days 40 days ऐसा कुछ है। या पीछे जो मैंने पेज फॉरवर्ड कर दिया उधर था, बट मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 10 दिन तो रखने ही रखने, उससे कम बिल्कुल अप्लाई मत करना। ओके, अब आपको इसमें 3 चीज़ें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है अभी स्टार्टिंग में। आपकी ये फ़ोटो होनी चाहिए एक, जैसे इसमें है, क्लियर एकदम। दूसरा आपका पासपोर्ट का फ्रंट वाला पेज, ऐसा नहीं हम फ्रंट और बैक दोनों को जब हम कंबाइन करके रखते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना शो आपको हो रहा है इतना ही चाहिए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें बताता है $25 सिंगल एंट्री, US डॉलर्स है $50 मल्टीपल एंट्री।
तो अगर मानो आप 2 से ज़्यादा बार आ रहे हो तो आपको मल्टीपल एंट्री आपके लिए बेनिफिट है, और अगर आपको मालूम है 2 बार आना है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब 2 बार अप्लाई करो, डिपेंड कि आपके पास मतलब कितने टाइम बाद आप वापस आ रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम ओके करके नेक्स्ट करते हैं। ये पेज अभी लोड नहीं हुआ है शायद। ओके, तो अभी हम इसमें आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सैंपल दे रखा है यहाँ पे, आपको क्लियर दिखेगा। और दूसरा आपका ये पासपोर्ट का ऐसा कॉपी होना चाहिए। मेक श्योर बहुत क्लियर हो, जेपीजी आप रखो, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सन नेम और गिवन नेम। मैं आप लोगों को वीज़ा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ये चीज़ देख के याद आई, और आप देख रहे हो ये दोनों मैंडेटरी है। ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास सिंगल नेम का पासपोर्ट है, जैसे कि मेरे पास है। मेरा नाम सिर्फ पारस है पासपोर्ट पे, बाकी डॉक्यूमेंट्स पे है, बट आपकी आईडी आपका पासपोर्ट ही है जब आप इंटरनेशनल जा रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है ये आपका सिंगल नेम होता है। और मैं उन लोगों से ज़रूर बोलूँगा जो लोग मतलब काफ़ी ट्रैवल करना चाहते हैं, बैक टू बैक या लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, मेक श्योर आप अपने पासपोर्ट में सर नेम ऐड करा लो और उसके बाद जाओ, वरना बहुत मुश्किल आती है। चीज़ें ऑफ कोर्स हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल है, बट चीज़ें बहुत ट्रिकी हो जाती हैं कई जगह पे। कई जगह पे मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं, आप कुछ भी नहीं भर सकते। आपके डॉक्यूमेंट्स मैच होने चाहिए, वीज़ा पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, टिकट पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मेरा वीज़ा उन्होंने चेंज करना पड़ा, ऑफिसर ने मेरा नाम चेंज करा उन्होंने, जो पारस पारस चला गया था। उसके बाद ताइवान में भी उन्होंने मेरा, ताइवान में एक फॉर्म भरना होता है, मुझे उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरा वीज़ा एग्जाम्शन था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया वीज़े से ट्रैवल कर रहा था। आपके पास अगर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर वीज़ा है तो आप ताइवान जा सकते हो 15 दिन के लिए। तो जब मैं ताइवान पहुंचा उन्होंने मेरे को रोका नहीं, लैंडिंग परमिशन नहीं दिया। फिर मैंने उन्हीं के ऑफ़िस में बैठ के दोबारा फॉर्म अप्लाई किया, नहीं हुआ। बट फिर उनकी एक ऑफ़िसर आई, उसने मेरे को समझाया। तो बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनना। सन नेम और गिवन नेम जिनके पासपोर्ट पे सिंगल नेम है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है। अगर आप करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने पासपोर्ट में पहले चेंज कराओ। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो मेक श्योर आप सर नेम के साथ ही पासपोर्ट लो, क्योंकि कई जगह पे फ़्लाइट्स का भी अलग अलग हिसाब होता है। ऐसा नहीं आप कुछ भी डाल दो, रूट्स का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे अभी लास्ट मैंने एयर इंडिया की मैं बुक कर रहा था, उसमें क्या था कि अगर आप कुछ शायद मिडल ईस्ट आ रहे हो, मैंने मिडल ईस्ट में इस टाइम दुबई में हूँ, यहाँ की टिकट कर रहा था, तो उसमें आप सेम नेम को दोबारा डाल सकते हो, गिवन नेम को। बट अगर आप शायद यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो, उसका कुछ अलग था। मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पे वो LNU लिखना पड़ा था, लास्ट नेम अननोन। कहीं पे आपको मिस्टर या मिसेस लिखना पड़ता है, जैसे वेट जेट की जो एयरलाइंस है उसमें। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो। आपकी मतलब अगर क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो आपको बोर्डिंग से रोक सकता, आपको बोर्डिंग पास हो सकता है बोर्डिंग पास ना मिले आपको, या अगर आप किसी तरह पहुंच भी जाओ तो फिर आपको वीज़ा को लेके दिक्कत हो सकती है। तो ओके, अब हम बात करते हैं इस फॉर्म की। इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास सिंगल नेम है बस, तो आप हमेशा क्या करना है, आपने अपने सर नेम में नाम डालना है और गिवन नेम छोड़ देना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अब क्योंकि पासपोर्ट पे आपके सिंगल नेम है तो वो एक गिवन नेम भी कहला जा सकता है, ठीक है, सर नेम नहीं है। बट आपने क्या करना है, आपने रिवर्स चीज़ करनी है, आपने सर नेम में अपना नाम डालना है और गिवन नेम छोड़ देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, इंक्लूडिंग ये वियतनाम भी फॉर्म मैंने ऐसे ही किया है। तो अभी जैसे मैंडेटरी दिखा रहा है, बट आप नेक्स्ट करोगे तो ये हो जाएगा।
और कभी ना हो इन केस तो आप रिवर्स ऑर्डर, मतलब कैसे भी आप रिवर्स ऑर्डर करो। अगर मानो एक बार सरनेम में आपने सिर्फ डाला, फॉर एग्जांपल ABC डाला और आपने गिवन नेम छोड़ दिया, बाकी पूरा फॉर्म भर के नेक्स्ट किया, अगर नेक्स्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो दूसरे तरीके से ट्राई कीजिए, गिवन नेम में नाम डालिए और सन नेम छोड़ दीजिए। जब आप नेक्स्ट करोगे हो जाएगा, मतलब 95% केसेस में ये चीज़ हो जाती है। ये मेरे को ऑस्ट्रेलिया में बताया गया है और ताइवान में मेरे सामने खुद किया गया है, ऑफिसर ने मेरे सामने कराया है खुद। और मैंने जो वियतनाम फॉर्म भरा था इस पर भी मैंने ये चीज़ करी और वो एक्सेप्ट हुई, मतलब फॉर्म आगे आ जाएगा। क्योंकि जब आपका फॉर्म जनरेट, मतलब जब ये प्रीव्यू करता है या फिर आपका नाम जनरेट करेगा वीज़ा भरने के बाद, तो वो मोस्टली केसेस में फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे नहीं दिखाता, वो बस नेम दिखाता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट नेम डाल रहे हो लास्ट नेम डाल रहे हो, जब फॉर्म रेडी होके आएगा तो वो सिर्फ आपका नेम में दिखाएगा पारस। ओके, तो इसमें हम भर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पारस, डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, प्लेस ऑफ बर्थ आयुष्मान, जो जो चीज़ें स्टार हैं उनका मतलब है मैंडेटरी, और आप वो चीज़ पूरी तरीके से ज़रूर भरें। इसमें आप अपना पासपोर्ट ID नंबर डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है बट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डाल देते हैं ईमेल एड्रेस दोबारा, बहुत सिंपल है दोस्तों। ओके, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट, कभी आपने कोई दूसरा पासपोर्ट यूज़ किया है वियतनाम में जाने के लिए? मोस्टली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट अगर आपने चेंजेस करे हैं तो आप चेंज करो इसे। आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटीज़ है? कुछ जगह पे हम जब नेशनलिटी लेते हैं तो पहली वाली को सरेंडर करते हैं पासपोर्ट को, कुछ केसेस में हम दोनों जगह नेशनलिटी रहता है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स कि आप कौन सी नेशनलिटी से हो। वायलेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें नो चलते हैं सारा, ये आता है सिंगल। ओके, अभी इसमें क्या है, हमें सिंगल चाहिए, जैसे हमने देखा था $25 का सिंगल है, तो मैं डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई, 1 जुलाई से मैंने डाला 10 जुलाई। मान लीजिए मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ वियतनाम। वीज़ा के अंदर ये एक चीज़ है कि आपको जब ट्रैवल करना है, मतलब आप जो डेट्स डाल रहे हो वही डेट पे आपको आपका वीज़ा आएगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि लोग कोई भी डेट्स डाल दें, मतलब सोचने के लिए, मतलब कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वीज़ाज़ आपको जब मिलते हैं जब से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जिस दिन आपको वीज़ा मिला उसी दिन स्टार्ट हुआ। बट वियतनाम केस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीज़ा मेरे को फ़ाइनल होके कल मेरे पास वीज़ा आ जाता है, बट जो उसकी डेट्स होंगी मैं सिर्फ उन्हीं डेट्स पे ट्रैवल कर सकता हूँ। तो और भी इसमें चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ होता है कुछ वीज़ाज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा तो आज इशू हो गया बट आपका ट्रैवल टाइम जो है वो आपको 2 महीने का मिलता है फॉर सिंगल एंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं UAE की बात करूं, तो अगर मैंने आज कोई विज़िट वीज़ा अप्लाई किया फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो विज़िट वीज़ा मेरे पास कल आ गया, तो मेरे पास कल से लेके, और वो जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया है वो 1 मंथ का अप्लाई किया है, ओके। अब मेरे पास कल से लेके 2 महीने तक का टाइम होगा कंट्री में एंटर करने के लिए, और एक बार कंट्री में एंटर करने के बाद मेरे पास 30 दिन होंगे लीगली कंट्री में रहने के लिए। तो ये इस तरह काम करता है। वियतनाम केस के अंदर आपको जो आप डेट्स डाल रहे हो वही डेट्स होंगी, इन्हें कोई मतलब नहीं है आप पहले आ रहे हो आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप 1 जुलाई अगर आप डाल रहे हो तो आप मेक श्योर आप 1 जुलाई को ही ट्रैवल कर रहे हो। बट मैं हमेशा से सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें क्या करो, अगर आपको 2 तारीख को ट्रैवल करना है तो मेक श्योर आपका वीज़ा 1 तारीख से वैलिड हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपना कंट्रीज़ में, सारी कंट्री में तो सेम टाइम नहीं होता, इंडिया में कुछ और है बाहर कुछ और है, तो ये चीज़ों की कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। कई बार आपके लोग क्या करते हैं, मतलब 30 दिन का वीज़ा है तो 30 दिन की टिकट्स
मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का वीज़ा है, तो वो टिकट भी उनकी 1 तारीख से 30 तारीख तक होती है। बट बहुत सारे केसेस में आपको बोर्ड नहीं करने दिया जा सकता। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है किसी के साथ, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेक श्योर आपकी जो ट्रैवल डेट्स हैं वो आपके वीज़ा के डेट्स के अंदर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा 1 से 30 का है, तो आप 2 से 29 ऐसा ट्रैवल करो, कोशिश करो आप। क्योंकि बहुत सारी मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो रिटर्न है वो सेम डेट वीज़ा की एंडिंग है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम पे फ़र्क पड़ता है कि आपका एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया आपको कि हर कंट्री में टाइम सेम नहीं होता। तो ओके, अब हम जा रहे हैं, हमें चाहिए वीज़ा 1 जुलाई से 7 जुलाई 10 जुलाई तक। ओके, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर हमने इसमें डाला, मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। डेट इशू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ जून में इशू हुआ है, 1 जून को। एक्सपायरी डेट, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, पासपोर्ट 10 साल का है इंडिया में, तो हम इसमें ओके, डू यू होल्ड एनी अदर पासपोर्ट? नो। परमानेंट एड्रेस आपने ये डाला, जो भी आपने अपना घर का एड्रेस है, मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहते हो डाल दो। मेक श्योर इन्फॉर्मेशन पूरी दो। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है आपके साथ तो आपको ट्रैक डाउन करने के लिए चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये डाला आपने इमरजेंसी, आप अपने पेरेंट्स, आप अपने घर वालों का नंबर डाल सकते हो, नाम नंबर डाल सकते हो, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपने फ्रेंड का डाल सकते हो, जिसको भी आपको लगता है कि इनको कांटेक्ट किया जा सकता है उन्हें आप इमरजेंसी कांटेक्ट में डाल दो। आप अपनी ऑक्यूपेशन आपकी जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आर्किटेक्ट डाला, जो आपका स्कूल कॉलेज है इधर डालना है, फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है बट आप डालना चाहो डाल सकते हो। पर्पस ऑफ एंट्री, ये इतने सारे पर्पस हैं बट अभी हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे स्टिक करेंगे, टूरिज़म। नेम ऑफ़ होस्टिंग, अगर आपको कोई होस्ट कर रहा है, यानी कि कोई आपका एजेंसी कोई बुला रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई आपका दोस्त रिश्तेदार बुला रहा है, दैट द एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर इनटू वियतनाम, तो आप उनकी डिटेल डाल सकते हो। अगेन वो मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये आप कितने दिन की आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये हम 30 डेज़ के वीज़ा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसने पकड़ा है। ओके, अब आप देखेंगे कि इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री 13/6, जो ऊपर मैंने डेट डाला था वही पिक हो गया, ये रहा 13/6। एक सेकेंड, ये डाला, इसने पूछा कब से वीज़ा चाहिए, 13/6। अब इसने नीचे भी यही मतलब इसने बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ लिया कि आप 13 को ही ट्रैवल कर रहे हो, तो ये दोनों डेट्स आपकी मैच होनी चाहिए। ओके, उसके बाद चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का मतलब होता है कि आप कौन से बॉर्डर से एंट्री कर रहे हो और कौन से बॉर्डर से आप एग्ज़िट कर रहे हो। यूजुअली ज़्यादा मतलब और वीज़ाज़ में नहीं होता बट इस वीज़ा में है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो अगर मैं बात करें हम इसमें, ये सारे बॉर्डर्स हैं जिसमें आपके सी पोर्ट हैं, आप देख रहे होगे कितने सारे हैं, लैंड पोर्ट हैं और आपके एयरपोर्ट हैं। तो अगर मैं एयरपोर्ट में हो चिन मिन डालता हूँ और इसमें आपका हनोई, इन दोनों जगह से मैंने ट्रैवल किया था, एक बार हो चिन मिन से और एक बार हनोई से, मतलब एग्ज़िट किया था। अगर आप लैंड बॉर्डर से आ रहे हैं तो आप लैंड बॉर्डर डालो, मेक श्योर आपकी चेक पॉइंट्स करेक्ट हो। यूजली प्रॉब्लम नहीं आती है बट प्रॉब्लम हो भी सकती है अगर आपके चेक पॉइंट्स सही नहीं हैं। तो आपको श्योर होना पड़ेगा क्योंकि आपके वीज़ा में उनके पास डिटेल रहती है सिस्टम में कि आपने ये चेक पॉइंट एग्ज़िट एंट्री लिया है, तो मेक श्योर प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपने ट्रैवल के दौरान देखा है लोगों को जो लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उनके पे दूसरा कोई एंट्री पॉइंट था बट उन्होंने दूसरे से एंट्री किया। अगर चीज़ें हो रही हैं मतलब स्मूथली जा रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जा रहा तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो मेक श्योर आप ये दोनों चीज़ें करेक्ट डालो। ओके, उसके बाद आपका टेम्प्रेरी एड्रेस। जब वीज़ा में टेम्प्रेरी एड्रेस ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब है
आप क्योंकि आप टूरिस्ट हैं और आपका कोई उधर एड्रेस है नहीं, तो आप क्या करेंगे, अब आप होटल आपको पिक कर लेना है यहाँ से कोई, मैं आपको बताता हूँ कैसे कोई भी एड्रेस निकालना है। हमने booking.com पे गए, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हनोई है तो हनोई करते हैं। 8 से 9 जुलाई आप सिंगल पर पैक्स जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमने इसमें हॉस्टल उठा लिया, मैं चूज़ ये कर रहा हूँ, बाकी तो आप कुछ भी डाल सकते हो, जहाँ आप रह रहे हो आप वो डालो, बट मैं कर रहा हूँ इन केस आपको बुक भी करना पड़े तो आप, जैसे ये सबसे सस्ते वाला है तो इसको हमने ओपन किया। ओके, हमने ओपन किया तो आप देखेंगे ये एड्रेस आ गया इसका। हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है इस एड्रेस को। ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अपने फॉर्म पे जाएंगे, इधर पेस्ट कर देंगे जो भी मैंने हनोई डाला है, तो इसमें हनोई किया। अभी क्या है, फ़ोन नंबर वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ केसेस में मैंडेटरी होता है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ सिंपल सी चीज़ होती है। अगर आपने ऑलरेडी होटल बुक किया है तो आपके पास सारी डिटेल्स होंगी, बट आपने अगर होटल बुक नहीं किया और आपको मैंडेटरी कॉलम में डालना है तो ऐसे किसी का भी तो नंबर नहीं डाल सकते, बट जो आप होटल शो कर रहे हो आप उसका डाल सकते हो। तो अब जैसे हमें इसका होटल का नंबर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर शो नहीं कर रहा, तो मैं ये डालूँगा, इसको नाम को पिक करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, आप देखेंगे ये फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ से पिक कर लेना है, कॉपी। हैव यू बीन टू वियतनाम, अगर आप लास्ट 1 ईयर में वियतनाम गए हो तो आप येस करेंगे और फिर वो पूछेगा आप कब कब गए थे, आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। और मेक श्योर आप करेक्ट भरो, वैसे भी ऑल दो उनके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आप गलत मत करना। आपने कभी, लोग टाइम बचाने के लिए ढंग से चीज़ें नहीं करते हैं, तो मेक श्योर आप प्रॉपर करो। और आपका कोई रिलेटिव है जो वियतनाम में है, नो, अंडर 14 ईयर्स कोई है। और नेक्स्ट, ट्रिप एक्सपेंसेस, अब ये पूछता है आपका कितना खर्चा होने वाला है, मतलब इसमें आपने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाल दो इसमें $1000। अच्छा, अब इसमें आता है हु विल कवर द ट्रिप्स एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, क्या एप्लीकेंट खुद कर रहा है या फिर दूसरी एजेंसी कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है। यानी कि आपके अगर पेरेंट्स, कोई फ्रेंड, कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो आप इधर जाइए और फिर उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, और अगर आपने खुद करना है तो एप्लीकेंट में कर दीजिए। अब किस तरीके से, यानी कि टाइप कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक, तो आप कैश डाल दो इसमें। डज़ द एप्लीकेंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, ये आप नो कीजिए, येस कीजिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके जा रहे हो तो येस, वरना नो। मैंडेटरी नहीं है, बट मेक श्योर आप इंटरनेशनल टूर पे हमेशा इंश्योरेंस रखो, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है और फिर हर बार आपको कैश देना पड़ेगा। मेरे 1 ईयर ट्रिप के दौरान मैं 2 बार हॉस्पिटल्स में गया हूँ, एक बार फ़िलीपींस में, एक बार थाईलैंड में। तो दोनों बार, एक बार फ़िलीपींस में तो फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल गया था, बट मैं थाईलैंड में था तो एक आइलैंड पे था, और रात के 2-3 बजे मेरे को एक क्लिनिक जाना पड़ा, जिस पहले मेरे को कंसल्टेशन लेना पड़ा। वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इंडिया के 2000 रुपये का था, और फिर उसके बाद जो मेडिसिन होंगी या जो भी चीज़ फर्दर होगा उसके पैसे अलग, तो पैसा मतलब जाएगा। तो मेक श्योर आप इंश्योरेंस रखो, काम आते हैं इंश्योरेंस। तो ये हमने इसमें कैप्चा डाला। ओके, तो बेसिकली हमने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भर दी है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ, सारे मैंडेटरी कॉलम्स फिल हैं। मेक श्योर आप अपने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद पूरी तरीके से क्रॉस चेक करें सारी चीज़। एक मेरा नॉन ट्रैवलर है जिसका एक पॉइंट था गलत, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पासपोर्ट एक्सपायरी, ओके, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन में पासपोर्ट एक्सपायरी गलत था,
तो क्या इंसिडेंट होता है कि आपको बोर्डिंग करने से रोक दिया जाता है उस बंदे को, बट फिर उन्होंने बोला, उसकी फ़्लाइट्स दोनों अलग अलग थे, फिर एयरलाइंस वालों ने बोला कि आप हमारी एयरलाइन से वापस आएंगे तो हम आपको जाने देंगे। फाइनली उसने सेम एयरलाइंस का करा, हालांकि आप जो ये वीज़ा की इन्फॉर्मेशन है उसका एयरलाइन से कोई लेना देना नहीं है। रोकने वाले आपको जो अथॉरिटी है वो वियतनाम आपको एंट्री अलाउ नहीं करेगा, डिपोर्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, वो मेन कंट्रोल उनके हाथ में है। बट अगर कोई एयरलाइंस आपको बोल रही है कि हम आपको फ़्लाई नहीं करने देंगे बिकॉज योर डेट इज़ डिफरेंट, और आपकी मतलब डेट करेक्ट नहीं है और आपकी एयरलाइंस अलग है, बट अगर आप हमारी एयरलाइन से वापस आते हो तो हम आपको फ़्लाई करने देंगे। ये कम्प्लीटली एक स्कैम है। तो मेक श्योर, बट आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप मतलब कितना उस चीज़ को इशू बनाओगे आपके पास, ऑल्दो वो गलत ही है, तो इतना टाइम ना आप वेस्ट करोगे ना कोई दूसरा करेगा। तो मेक श्योर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा करेक्ट रखो, वीज़ा को हमेशा से चेक करो, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से चेक करो, क्योंकि आपका सारा ट्रैवल का प्लान आपके वीज़ा पे डिपेंड करता है। कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी आपको बोर्ड नहीं करने देंगे, आपकी मान लीजिए पहले से बुकिंग्स हैं एक्टिविटीज़ की, होटल्स की, सब वेस्ट गया वो। हम आगे चलते हैं, पूरा करेक्ट है। बस इसमें आपको सैम्पल मैं अभी अपने पासपोर्ट का नहीं डाल सकता हूँ, और कुछ और मैं डालूँगा तो पिक नहीं करेगा, और कोई और फ़ोटो डालूँगा तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा बेसिकली। तो मैं उसको अपना पासपोर्ट नहीं डाल सकता और कोई और दूसरा पासपोर्ट भी नहीं डाल सकता ऑनलाइन उठा के, ना फिर मैं कोई और फ़ोटो डाल सकता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इधर में आपको अपनी फ़ोटो डाल देनी है, बहुत सिंपल है, सब कुछ हो जाएगा। बस आपने उसके बाद रिव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा इसको कंबाइन करके वो आपको डिटेल्स शॉर्ट में दिखाएगा। बस उसके बाद आपको पे करना है और होपफुली 7 से 10 दिन में पास वीज़ा आपका आ जाएगा। उसके बाद आप ट्रैवल करो दोस्तों। तो बाकी वियतनाम बहुत अच्छी कंट्री है, और आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा वियतनाम जाने में। आगे मैं उसकी भी स्टोरी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और आई होप कि आपको वीज़ा से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इंडियंस के लिए ई वीज़ा है वियतनाम का, और होपफुली और भी ये कंट्रीज़ धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी हमारे पासपोर्ट्स के लिए। तो बट फ़िलहाल ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो किसी को भी तो आप मेरे को मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा डाउट्स को क्लियर करने की। और डाउट्स अगर ज़्यादा आएंगे तो मैं हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, और डाउट्स नहीं आएंगे तो मैं बाय मैसेज और जो भी ऑप्शंस रहेंगे मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका वीज़ा, कैसे अप्लाई करते हैं वियतनाम वीज़ा। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एंजॉय कीजिए।